कल जैसे कि हम अपना फिल इन द ब्लैंक्स कर चुके थे, आज ही हम फिर से मॉडल पेपर 2026 को स्टार्ट करेंगे। उसके अति लघुतात्मक प्रश्न थर्ड जो है उससे शुरुआत करते हैं। अंतरण अदायगी का कोई एक उदाहरण दीजिए। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अंतरण अदायगी ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं। तो अंतर अदायगी या ट्रांसफ़र पेमेंट या हस्तांतरण भुगतान उसे कहते हैं ऐसे भुगतान होते हैं जिसमें उत्पादन कार्य में हमारा कोई योगदान नहीं होता। उसे हम अंतरण भुगतान या अंतरण अदायगी भुगतान या ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप, जो आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है, छात्रवृत्ति जिसे आप कहते हो, वो वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, ये सब इसके उदाहरण होते हैं। तो इसका आंसर है बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन और जितने भी आपको छात्रवृत्ति प्राप्त होती है वो सब इसका उदाहरण है। क्योंकि हमारा राष्ट्रीय आय में इसमें करने में कोई योगदान नहीं है, कोई उत्पादन कार्य में हमने कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए कभी भी राष्ट्रीय आय में शामिल भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुद्रा के अतिरिक्त अन्य परिसंपत्तियों में मूल्य संचय का कार्य बनती है, कोई दो नाम बताइए। तो मुद्रा के अतिरिक्त तो एक तो मकान जो आप बनाते हैं, बनाने के बाद आपको कभी बेच के आप उसके पैसे भी ले सकते हैं, किसी को किराए पे भी चला सकते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। और दूसरा है सोना, गोल्ड, जिसे आप खरीद कर और फिर आगे भविष्य में कभी उसको बेचकर बेचकर भी पैसे ले सकते हैं या फिर उसको संचय कर सकते हैं। ये चीज़ें खराब नहीं होती। तो इसका आंसर होगा मकान या स्विस सोना। नेक्स्ट है ऊंची ब्याज दरों का मुद्रा की मांग से क्या परिवर्तन होता है। तो हमने पढ़ा है मुद्रा की मांग तीन तरीके से की जाती है। सबसे पहले लेन देन या समव्यवहार मांग, दूसरी होती है सतर्कता मांग और तीसरी है सट्टा मुद्रा की मांग। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सट्टा मुद्रा की मांग में से पूछा गया, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी आपकी जो अभी भविष्य है वो अनिश्चित है और अनिश्चित भविष्य में से जितने भी रिस्क आप उठाते हो उससे आपको जो लाभ होता है या हानि होती है वो इसमें शामिल की जाती है। तो सट्टा मुद्रा की मांग जो होती है उसका ब्याज दर के साथ विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अगर ब्याज दर कम होगी तो सट्टा मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और ब्याज दर अगर ज़्यादा होगी तो सट्टा मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा सट्टा मुद्रा की मांग पे विपरीत असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है औसत बचत प्रवृत्ति, एपीएस का सूत्र क्या है। तो एपीएस क्या होता है, एपीएस होता है कि जो आय और उपभोग और आय के बीच में अनुपातिक संबंध बताता है उसे एपीएस कहते हैं। अब इसे याद करने का तरीका क्या है, लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें एपीएस में एस बाद में आ रहा है, तो एस लिखेंगे फॉर्मूले में और नीचे एस का संबंध, एस मतलब बचत का संबंध हमेशा बचत और उपभोग का संबंध हमेशा किससे होता है, आय से होता है। तो नीचे क्या आएगा, वाई, तो एस वाई हो जाएगा इसका जो सूत्र होगा। और वो क्या बता रहा है, वो अनुपातिक संबंध बता रहा है बचत और आय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका C = 40 + 0.8y समीकरण में स्वयं उपभोग ज्ञात करना था। तो स्वयं उपभोग कौन सा होता है, जिसका आय के साथ कोई संबंध नहीं होता। अगर आय आपकी 0 भी होगी तो भी आप वो उपभोग को वहन कर रहे होगे। तो इसका आंसर होगा 40, क्योंकि 40 के पास y नहीं लगा हुआ, इसका मतलब वो कौन सा है, स्वयं उपभोग है। और प्रेरित उपभोग कौन सा होगा, 0.8 होगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ y लगा हुआ है। और प्रेरित उपभोग कौन सा होता है, जो आय के साथ बढ़ता और घटता है। ठीक है, इसका जो आय के ऊपर निर्भर करता है वो होता है प्रेरित उपभोग। और स्वयं उपभोग कौन सा होता है, जो आय के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसी तरीके से निवेश भी स्वयं होता है और प्रेरित होता है। स्वयं निवेश कौन सा होता है, जो आय के ऊपर निर्भर नहीं करता, और प्रेरित निवेश कौन सा होता है, जो आय के ऊपर निर्भर करता है। माल सूची निवेश का कोई एक कारण बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। तो माल सूची निवेश कब होता है, जब हम प्रत्यक्षित भविष्य में जितनी भी पूर्ति है उसको पूरा करने के लिए जो निवेश करते हैं उसे माल सूची निवेश कहते हैं। इसलिए हमें माल सूची निवेश की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है कि भविष्य में जितनी मांग है उसकी पूर्ति हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हम निवेश करते हैं, उसे माल सूची निवेश कहते हैं। नेक्स्ट है अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन। क्या होता है, जब एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, अवमूल्यन करते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक तो सरकार के द्वारा भी होता है और दूसरा सरकार या केंद्रीय बैंक भी कह सकते हैं आप, और दूसरा जो होता है वो बाजार की दोनों शक्तियाँ मांग और पूर्ति के द्वारा भी होता है। तो इंग्लिश में तो इसके दो शब्द हैं, जैसे यहाँ दे रखा है डिवैल्यूएशन। तो डिवैल्यूएशन जो केंद्रीय बैंक है सरकार के द्वारा किया गया है, किसी एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम किया गया है।
और अगर यहाँ पे वर्ड होता डेप्रिसिएशन तो वहाँ पे होता बाजार की दोनों शक्तियाँ। ऐसे ही जब मूल्य को बढ़ाते हैं दूसरे देश की मुद्रा में तो उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन। जब एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के मूल्य में बढ़ाया जाता है उसे हम अधिमूल्यन कहते हैं। अधि मतलब अधि का जहाँ भी शब्द अधि यूज़ हो रहा है ना, चाहे वो बजट में हो रहा है कहीं भी, वहाँ पर अधिक होता है। अधिक मतलब कोई चीज़ ज़्यादा है तो बढ़ाइए। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, शब्दों पे जाइए और शब्दों से अपना आंसर बना दीजिए। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट को आसान बनाना है हमें, मुश्किल नहीं बनाना और डरना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र के ठीक नीचे स्थित कोई भी बिंदु किस संयोग को दर्शाता है। तो जब हम उत्पादन संभावना वक्र बनाते हैं, देखिए ये आपका उत्पादन संभावना वक्र है। इस पे तो मतलब क्या है कि हमने अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर लिया, लेकिन यहाँ ये क्या दिखा रहा है, ये वाला बिंदु जो है वो दिखा रहा है कि हमारे संसाधनों का, जिसको हम नाम देते हैं ए, इस संसाधनों का जो हमने उपयोग किया है वो पूर्ण तरीके से नहीं किया है, अभी अल्प उपयोग किया है संसाधनों का। तो ये संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं दर्शाता या अल्प उपयोग दर्शाता है। और ये वो है जो हमारे से बाहर है। हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते कि हमारे संसाधन इतने ज़्यादा नहीं है कि हम इस उत्पादन के बिंदु को, बी बिंदु को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये अल्प उत्पादन को दर्शाता है, मतलब संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट है आपका, निम्न स्तरीय वस्तु के दो उदाहरण दीजिए। इन्फीरियर गुड्स, निम्न स्तरीय गुड्स, या इसको हम कहते हैं जिससे आपके याद क्या होगा, घटिया वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका जो वस्तु की मात्रा है वो आय के बढ़ने पर कम हो जाती है। ठीक है, आय बढ़ेगी तो उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। और अगर आय अगर कम होगी तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ी हुई होगी। तो इसका उदाहरण क्या है, एक तो मोटा अनाज और दूसरा वनस्पति घी। नेक्स्ट होती है औसत उत्पादन को परिभाषित कीजिए, एपी। तो औसत, जहाँ औसत शब्द आएगा तो वहाँ पे कुल शब्द जरूर आएगा। तो आप कैसे याद करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूले से याद कर लेते हैं, डेफिनेशन फॉर्मूले से बना दी जाएगी। देखिए औसत उत्पादन है तो औसत की जगह औसत में क्या आएगा, टीपी बटा एल। ठीक है, एपी का फॉर्मूला क्या हुआ, टीपी बटा एल। मतलब एपी क्या होगा, एपी हुआ औसत उत्पादन। औसत हमेशा किस में से निकलता है, कुल में से, और क्योंकि ये उत्पादन है तो इसमें नीचे आएगी श्रम की इकाइयाँ। अब डेफिनेशन हम बना सकते हैं कि औसत उत्पादन उसे कहते हैं जब कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, औसत उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की कोई एक विशेषता लिखिए। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की बहुत सारी विशेषताएं, हमें एक लिखनी है। एक कौन सी, ये कैसा है, इसमें अनेक विक्रेता होते हैं। वस्तु कैसी होती है, समरूप वस्तु होती है। आने जाने की स्वतंत्रता होती है। परिवहन लागतें ज़ीरो होती हैं। ठीक है, विज्ञापन लागतें ना के बराबर होती हैं। जो हमारा मांग वक्र है इस बाजार का, वो कैसा होता है, वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। और यहाँ पे कीमतें क्या होंगी, स्थिर होंगी। और जो यहाँ पे ये जो कीमतें हैं वो फर्म क्या करता है, स्वीकारता है। और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, उद्योगों के द्वारा किया जाता है। तो आप इसमें से कोई भी विशेषता लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, व्हाट इज प्राइस फ्लोर। तो न्यूनतम निर्धारित कीमत वो होती है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके नीचे ऐसा पॉइंट होता है जिसमें और नीचे जो कीमतें हैं वो नहीं जाएंगी, उसे हम प्राइस फ्लोर या न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं। या जिसे हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम सहायता कीमतें, जो किसानों के लिए सरकार हमेशा अलग अलग फसलों पर लगाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो सॉरी, ये हम समष्टि में चैप्टर 1 में हम पढ़कर आए हैं कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो अलग अलग क्षेत्रों में बटी हुई है। तो दो क्षेत्रीय जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें आता है, जब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है C+I+G+X-M, तो उसमें दो क्षेत्र आते हैं, सी और आई। सी का मतलब उपभोग, आई का मतलब निवेश। उपभोग हमेशा घरेलू क्षेत्र या पारिवारिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है, और आई मतलब निवेश हमेशा व्यावसायिक क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। तो हमारे इसमें दो क्षेत्र हैं, व्यावसायिक क्षेत्र और पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र। तो पारिवारिक क्षेत्र का क्या कार्य है, पारिवारिक क्षेत्र उत्पादन के साधन, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये किसको देता है, व्यावसायिक क्षेत्र को देता है।
और व्यावसायिक क्षेत्र इनका उपयोग करते हुए उत्पादन करता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है। और वस्तु और सेवाएं किसको देता है? घरेलू क्षेत्र को देता है। और घरेलू क्षेत्र इनको इसके बदले क्या देते हैं? पैसे देते हैं। और ये व्यवसायिक क्षेत्र उनको क्या देता है? पारिश्रमिक देता है। जितने भी भूमि, पूंजी, श्रमिक और उद्यमी जो भी प्रदान करते हैं पारिवारिक क्षेत्र, उनका जो पारिश्रमिक होता है वो व्यवसायिक क्षेत्र के द्वारा लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में 2 क्षेत्र आपको याद रहने चाहिए। एक तो है पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र, या व्यवसायिक या फर्म क्षेत्र। इसके अलावा 3 क्षेत्र भी होते हैं। जब इसमें हम सरकार को जोड़ लें, मतलब C+I+G हो जाए, तो हो जाएगा 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और 4 क्षेत्र जब होंगे, जब हम इसमें बाहर के देशों को भी जोड़ लें, मतलब आयात निर्यात को भी शामिल कर दें, C+I+G+X-M, तो ये 4 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में जो कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि निवेश गुणांक का मान 4 है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान ज्ञात कीजिए। ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगी, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा। और पहले ये आगे वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 6, राजकोषीय घाटे में सरकार को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है? तो जब घाटा होता है तो ऋण सरकार इसलिए लेती है क्योंकि है ना, जो लोग क्या हैं, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण की उसे आवश्यकताएं होती हैं, क्योंकि उसे रोजगार का सृजन करना होता है, निर्धनता को कम करना होता है, उत्पादन को बढ़ाना होता है, राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना होता है। फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए सरकार को ऋण लेना ही पड़ता है। उसके बाद है स्वायत्त और